नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम एलटी और प्रवक्ता भर्ती में जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं उनके समस्त क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सभी टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि एलटी में जो है वो 30 टॉपिक दे रखे हैं, यानी 30 टॉपिक दे रखे हैं। उन 30 टॉपिक पर हमारा सीरियल बाय सीरियल जो हम इसकी आपको एमसीक्यू से लेकर के उसको विस्तृत रूप से हम आपको समझाने वाले हैं। ये सीटीईटी के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो हमारा पहला लेसन होगा वह है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड जो है हर रात शाम को 7 बजे हमारा सेशन रहेगा और इसे देखने ना मिले अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति। सबसे पहले जान लेते हैं अभिव्यक्ति क्या होती है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है, साधारण शब्दों में अभिव्यक्ति से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था अथवा स्थिति के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार इंगित करता है। यानी अगर हम उसको सामान्य भाषा में कहें तो जो एटीट्यूड जो होता है वो व्यक्ति का क्या दर्शाता है। अन्य शब्दों में अभिव्यक्तियां उन व्यक्तित्व प्रवृत्तियों की ओर संकेत करती है जिनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति व्यक्ति व्यवहार का निर्माण करता है, यानी वो दर्शाता है। टीचिंग एक ऐसा क्षेत्र हो गया है जिससे बच्चों के साथ जो है वो तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। उसके एटीट्यूड से पता चलता है कि वो किस प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं और छात्रों का एटीट्यूड से पता चलता है कि वो किस तरह का ज्ञान जो है वो अर्जन करना चाहता है। अभिवृत्ति की परिभाषा भी दे रखी, 2 परिभाषा हमने इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है वो लेकर आए हैं। फ्रीमैन के अनुसार अभिव्यक्ति किन्हीं निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली वह स्वाभाविक तत्परता है जिसे सीखा जाता है। यानी अभिव्यक्ति क्या है, जिसे सीखा जा सकता है। हमारा टीचर का जो एटीट्यूड रहेगा, टीचर की जो व्यक्तिगत क्रियाएं रहेगी, टीचर की जो स्वभाव रहेगा वो क्या है, बच्चा उससे सीखता है। यानी कई बार देखा होगा, हमने भी बचपन में देखा होगा कि हम जो टीचर हमें अच्छा लगता है, जिस टीचर की हमें जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो प्रभावित लगती है तो हम उसकी जैसे क्रिया करने लगते हैं। तो आपका एटीट्यूड भी छात्रों को ज्ञान अर्जन के लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। यानी आपका एटीट्यूड भी उनके अंदर ज्ञान एकाग्रित कर सकता है तथा यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने के लाक्षणिक रोती बन जाती है। ठीक है। दूसरा है थर्स्टन के अनुसार कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिव्यक्ति की संज्ञा दी। यानी सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जो है प्रभावित करने से अभिव्यक्ति का संचार होता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना है। चले जानते हैं अभिव्यक्ति के प्रकार कितने हैं। अभिव्यक्ति के 5 प्रकारों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला होता है भावात्मक या सकारात्मक अभिव्यक्ति। भावात्मक विशेष सिद्ध होता है टीचिंग क्षेत्र में, क्योंकि भाव से ही विस्तार होता है ज्ञान का। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था, विचार, धर्म या प्रक्रिया के प्रति विश्वास रखते हैं, यानी हमें ये विश्वास है कि शिक्षक से जो है हमें अच्छी नॉलेज प्राप्त होने वाली है, तो जब बच्चों का मन उन शिक्षक के प्रति आदर भाव और उस ज्ञान के प्रति आदर भाव हो जाता है, उस विषय के प्रति आदर भाव हो जाता है, उस यानी इच्छा जागृत हो जाती है, तो वो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये क्या था, ये भाव था। हमें केमिस्ट्री अच्छी लगती है, हम केमिस्ट्री को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री को बहुत अच्छा जानना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा होगी। इच्छा जग गई तो रुचि जग गई तो ज्ञान जो है स्वतः ही आ जाए। लेकिन हम कहते हैं हमें मैथ अच्छी नहीं लगती है या हमें मैथ टफ लगती है, तो वो टफ जो है वो भाव थे और वो भाव ही उसके अंदर वैसा संचार करते हैं, निर्माण करते हैं और वो विषय उसे नहीं आ पाती है। तो कुल मिलाकर के भाव और सकारात्मक अभिवृत्ति जो है वो क्या है, ज्ञान के संचार के लिए
बहुत जरूरी होती है। दूसरा आता है निषेधात्मक, नकारात्मक अभिवृत्ति। अभी हमने ऊपर सकारात्मक की बात की थी, अब नकारात्मक अभिवृत्ति। इसके विपरीत जब हम किसी राजनीतिक पार्टी, प्रक्रिया, स्थान, जाति या व्यक्ति को घृणा करते हैं, यानी हम सोच लेते हैं कि ये पार्टी जो है भ्रष्ट पार्टी है, इस पार्टी ने जो है वो अनेकों सारे अनैतिक कार्य किए हैं, तो हमारा उसके प्रति विचार उत्पन्न हुआ, मन में भाव अभिव्यक्त हुआ और उसी के अनुसार हमें उसके प्रति घृणा होने लगी। हम देखते हैं ये शिक्षक जो है अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इनका थोड़ा व्यवहार जो है डिफरेंट लगता है, वो शिक्षक के अनुरूप नहीं लगता है, या हमसे द्वेष प्रवृत्ति करते हैं। भले वो द्वेष प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वो सब समान रूप से समझते हैं, लेकिन कभी कभी लग जाता है बच्चे को, तो उससे वो शिक्षा का संचार नहीं कर पाता है, यानी कुछ सीख नहीं पाता, उसका एटीट्यूड जो है वो उसको ज्ञान अर्जन के लिए अभिप्रेरित नहीं करता है। तीसरे नंबर पर आता है विशिष्ट अभिवृत्ति। विशिष्ट का मतलब विशेष रूप से, जो अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार, संस्था विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है, विशिष्ट अभिवृत्ति का। किसी व्यक्ति के प्रति, बहुत से समझदार व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, उसके भाव बहुत अगाढ़े होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। किसी वस्तु के प्रति बहुत अच्छी वस्तु है, घटना के प्रति बहुत दयनीय घटना थी, तो वो घटना वो विशेष हो गई जिस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है सामान्य अभिवृत्ति। जो अभिवृत्ति व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार के बारे में सामान्य या सामूहिक नजर के से व्यक्त की जाती है, वह सामान्य अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे घड़ियों के विषय में अभिवृत्ति, राजनीतिक दलों के बारे में दृष्टिकोण, या रेल दुर्घटना के प्रति अभिवृत्ति, ये सामान्य अभिवृत्तियां कही जाती है। ठीक है। पांचवें नंबर पर आता है मानसिक अभिवृत्ति। मानसिक यानी रेसल, ये से जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से संबंध में पृथक अभिवृत्ति होती है। इन्हें अनेक क्षेत्र से नाम से ही पुकारते हैं, जैसे सौंदर्यानुभूति अभिवृत्ति, सामाजिक अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति। ये मानसिक है। मानसिक यानी दिमाग में बैठ गया कि माना हम देखें कि प्राकृतिक सौंदर्य, जो पर्वतीय क्षेत्र है उनका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अनुपम होता है, तो ये सौंदर्यानुभूति हमारे दिमाग में हो गई। किसी दृश्य को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसकी सौंदर्यानुभूति हमारी मानसिक पर प्रभाव करती है, ये हमारे मानसिक को बदल देती है, हमारे एटीट्यूड को बदल देती है। सामाजिक अभिवृत्ति को समाज ऐसा मिलता है जहां लोग जो है वो मानवता के प्रति बहुत उनका एटीट्यूड यानी उनका नजरिया जो है वो बहुत सकारात्मक रहता है। कुछ सामाजिक प्रवृत्ति ऐसी भी मिलती है कि जहां मानवता को केवल संसार करने जैसी अभिवृत्तियां पैदा होती है, उत्पन्न होती है, तो वो क्या है, मानसिक विचारों से उत्पन्न हुआ है। धार्मिक अभिवृत्ति, किसी धर्म को मानना, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की अभिवृत्तियां थी। ठीक है, ये प्रकार थे उसके कि जो हमारे एटीट्यूड में दर्शाता है और उसी अनुसार बच्चे के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अभिवृत्तियों के प्रकृति। अभिवृत्तियों की प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब होता है स्वरूप, जो बदलता नहीं, नेचुरलिटी जिसके अंदर आती है वो कभी बदलता नहीं। वो 3 प्रकार के होते हैं। ये तो बदल भी सकते हैं, ये स्थान के अनुसार, समय के अनुसार ये 5 चीज बदल सकती है, लेकिन जो नेचुरलिटी है, जो प्रकृति है, वह उसके अंदर से बदल नहीं सकती। वो स्वाभाविक होती है, वो जन्म जन्मांतर तक रहती है। कौन? अभिवृत्तियों की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के 3 प्रकार होते हैं अभिवृत्ति के। तो धन्यात्मक, सबसे पहले आता है धन्यात्मक। इसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही धनात्मक वृत्ति है। यानी हमारा नजरिया, एटीट्यूड किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति, आप खाद्य पदार्थ ही ले लो कि हमें वह दाल अच्छी नहीं लगती है, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया उस दाल के प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए उसके प्रति हमारा दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं आए, हम उसको घृणित भाव से देखने लगे। तो इसलिए टीचिंग के लिए बहुत जरूरी होता है एटीट्यूड में, अभिवृत्तियों में बदलाव करना। यानी ना का भाव नहीं होना चाहिए, हमें जो अच्छा भी नहीं है
उसके अंदर भी सकारात्मक भाव उत्पन्न करना, यही टीचिंग एटीट्यूड का जो है वो विशेष उद्देश्य होता है। ऋणात्मक 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 का मतलब है, हाँ, इसमें व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है। यही ऋणात्मक दृष्टिकोण ऋणात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसमें व्यक्ति क्या है, समूह घटना जो भी है वो उसके अंदर न्यूनता का भाव एकाग्रित करता है। तीसरा होता है शून्य। यह अभिवृत्ति न तो सकारात्मक होती न नकारात्मक होती। किसी व्यक्ति या समूह घटना के प्रति किसी भी प्रकार की कोई मनोवृत्ति नहीं होना, शून्य। यानी आप टीचर तो है लेकिन आप पर न प्रभाव पड़ रहा है बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप पर न प्रभाव पड़ रहा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। तीनों चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। आप पर प्रभाव नहीं पड़ा कि बच्चा कितना अधिक जा रहे हैं आपसे ऊंचे पद पर वो रह रहे हैं कि आपको कुछ भाव ही व्यक्त नहीं हो रहा, आपको कुछ खुशी महसूस नहीं हो रही, आप उसकी प्रति जो है वो संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो ये शून्य का भाव नहीं होना चाहिए। यानी कुछ ना कुछ आप है, मनुष्य है, आपको टीचिंग है, या तो आपका भाव नगण्य के हो रहा है या आपका ऊंचाइयों के हो रहा है, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये अभिव्यक्तियां थी, जिससे अभिव्यक्तियों का संचार व्यक्ति छात्रों के प्रति जो शिक्षकों का अभिव्यक्ति है, जो छात्रों के प्रति जो शिक्षकों का एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, नजरिया कैसा होना चाहिए, तभी जाकर के वो छात्रों को शिक्षण अच्छा दे पाएगा। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे। तो इसके बाद जो है हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं। चलिए, अभी तक चैनल बने हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के यानी कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, जिस व्यक्ति के पास, जिस छात्र के पास जो है न तो सामाजिक पर्यावरण अच्छा है और ना ही उसके पास जो है आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत है, ऐसे भी बच्चे आते हैं। यानी बहुत निम्न स्तर के भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। तो आने वाले बच्चों को क्लास में माहौल की आवश्यकता होती है, उसको माहौल देना है। वो उस माहौल में नहीं पड़ा हुआ, वो उस मैस में नहीं पड़ा हुआ, वो उस रईस या सक्षम परिवार में नहीं पड़ा हुआ। उसका जो है, उसके मन की अभिवृत्ति जो है, एटीट्यूड जो है वो बहुत निम्न स्तर का हो रखा है। तो आप क्या करेंगे, यानी चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक कल्चरल का भाषीय ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो इसका जो क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी जो ऐसे बच्चे आते उनकी सांस्कृतिक कल्चरल यानी उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा तभी सार्थक होगी, कब सार्थक होगी? सार्थक का मतलब तभी वो सफल होगी। कब सफल होगी? पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। बार बार पूछा जाता है प्रश्न। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित होगी। छात्र केंद्र से अभिप्राय है कि छात्र के अनुसार शिक्षा देना। ये नहीं कि टीचर ये कहे कि मैंने बीएड किया है, एमपीएड किया है, पीएचडी की है, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान के अनुसार छात्र को दूंगा। तो अपने अनुसार उसको नहीं आंकना, यानी छात्र को अपने अनुसार नहीं आंकना, लेकिन परंतु उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार उसको आंकना, उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार उसको ज्ञान देना, उसकी मानसिक स्तर के अनुसार उसको ज्ञान देना। आप उस पर अपना नहीं थोप सकते। पाठ्यक्रम ये नहीं कि आपको पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं करना, उसको किस लेवल का ज्ञान चाहिए, उसका स्तर क्या है, उसके अनुसार उसको यानी छात्र केंद्रित होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यानी शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को
हल करने का दायित्व किसका हो जाएगा? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। यानी शिक्षण की जो समस्याएं, शिक्षण में आने वाली जो समस्याएं हैं, उसको कौन निपटाएगा? प्रधानाचार्य निपटाएगी? नहीं, वो तो मैनेजमेंट संभालते हैं। सरकार निपटाएगी? नहीं। शिक्षाविद निपटाएंगे? नहीं। ये किसको निपटाना होगा? ये निपटाना होगा शिक्षकों को ही, क्योंकि वो बच्चों के बीच में रहते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह का ज्ञान इनको देना है। तो शिक्षकों को ही उस समस्याओं को निपटाना। समस्याएं क्या हो सकती है? जैसे बच्चे ध्यान नहीं देते, वो ध्यान से नहीं सुनते हैं, क्या होमवर्क नहीं करके लाते हैं, या कॉपी ढंग से नहीं बना पाते हैं, या समय से स्कूल नहीं आते हैं, या अनुपस्थित एब्सेंट ज्यादा रहते हैं। तो इन समस्याओं को कौन निपटाएगा? शिक्षक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है 4। कक्षा में सृजनात्मक क्रिएटिव और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी क्या क्या है? कक्षा में जो है सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यानी वो आगे बढ़ना चाहते, बार बार सवाल करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार सवाल करते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग करना। यानी उसको थोड़ा अपने लेवल में, उस बच्चे के लेवल को देखते हुए ज्ञान उसको प्रेरित करना है। ठीक है। यानी तब वो सामान्य बालक की तरह उसको ज्ञान प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि उसको उस लेवल के अनुसार उसको ज्ञान देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी बालकों का, यानी शिक्षा को अगर व्यवसाय से जोड़ेंगे तो आपके साथ साथ बच्चों के साथ साथ आपका ज्ञान भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि वह सरस्वती है, और सरस्वती कहाँ? निश्चल मन में प्रेम करती है, निश्चल मन में वह स्थापित होती है। अर्थात बालकों का सर्वांगीण विकास कराना ही आपका उद्देश्य होने चाहिए। आपके पास जब ऐसा उद्देश्य होगा तो आपके पास आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपका उद्देश्य भी पूर्ण होगा। लेकिन आप उसको केवल व्यावसायिक रूप से देखेंगे या आप उसको केवल आर्थिक रूप से देखेंगे, तो दोनों चीज जो है वो चौपट हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? शिक्षकों के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को। यानी क्या करें? पाठ्यक्रम का निर्माण, जब आप पाठ्यक्रम बनाने वाले हैं, पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो उस समय किस चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। यानी ए और बी दोनों। यानी शिक्षा के उद्देश्यों को, यानी उद्देश्य क्या, आप पढ़ा तो रहे, क्या उद्देश्य है आपका? दूसरा, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को देखना। यानी ए और डी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? विद्यार्थियों को और क्या देना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन होना, समय का सदुपयोग, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी चीजें आ जाएगी। यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास से आपको करना चाहिए एक शिक्षक को, विपरीत परिस्थितियों में संयम रखना, ठीक है, और समय का सदुपयोग करना। ये तीनों चीज जो है, समय का सदुपयोग से मतलब क्या है? आपकी घंटी वादन लग गया, यानी घंटी लग गई, तो आप ये नहीं कि आप 10 मिनट बाद जा रहे। इससे क्या होगा? आपके एटीट्यूड को देख करके बच्चों के मन में प्रभाव व्यक्त हो जाएगा, उन्हें आभास हो जाएगा। वो क्या करेंगे? उस समय उछलेंगे, कूदेंगे,
कार्य नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि टीचर 10 मिनट लेट आता है, वो या उन्हें पता है कि टीचर जो है वो पढ़ाते कम है या लिखाते कम है, वो केवल हमारे साथ बातचीत करते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं। तो ये स्वभाव में जब उनके आ जाएगा, एटीट्यूड में आ जाएगा, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। अर्थात आपको तीनों चीजों को बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठतम गुण क्या है? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? उसको किसको जवाब देना होगा? यानी समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी अगर टीचर जो है वो बालक को सही नहीं पढ़ा पा रहा, बच्चों को सही नहीं पढ़ा पा रहा, उद्देश्य पूर्ण सांस्कारिक ज्ञान नहीं दे पा रहा, संस्कृति सभ्यता उसके अंदर निर्माण नहीं करा पा रहा, मानवता का गुण नहीं सिखा पा रहा, उसे अच्छी जॉब के लिए तैयार नहीं कर पा रहा, तो ये उसको किसको जवाब देना होगा? उसको प्रधानाचार्य नहीं, अभिभावकों को नहीं, सरकार को नहीं, बल्कि समाज तथा छात्रों के प्रति उसको जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, यानी आपका शिक्षा उद्देश्य, शिक्षा कराना आपका उद्देश्य है, और वो सार्थक कब होगा? जब पाठ केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा, रोजगार केंद्रित होगा, समाज केंद्रित। तो क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का, वह आ जाएगा छात्र केंद्रित होगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग आ गए, घूम करके आ गया, 2 बार आ गया। छात्र केंद्रित होना चाहिए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। यानी ग्रामीण परिवेश में क्या है कि बच्चे क्या करते, स्कूल बंक कर देते हैं, या घर से तो स्कूल आ गए और वो चले गए, स्कूल गए ही, या स्कूल आए थे दूसरी तीसरी वादन में घंटी में जो है निकल गया, या इंटरवल में निकल। तो ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण परिवेश में जो है बच्चों के स्कूल से भागने के और पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो राइट आंसर 11 का क्या आ जाएगा? वह होगा ए ऑप्शन, और कुछ कारण नहीं है। क्या कारण है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल का नीरस वातावरण, यानी ग्रामीण परिवेश में जो स्कूल है, तो वहां टीचरों ने क्या कर रखा है, उसको व्यावसायिक रूप समझ रखा। वो सोच रहे हैं कि सैलरी आ रही है मस्त, कोई हटा नहीं सकता, भगा नहीं सकता, सैलरी रुक नहीं सकते, रुकेगी तो हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आदि भाव उनके अंदर है। इसलिए वो बच्चों को पढ़ाते नहीं, धूप आराम से मस्त होकर के धूप सेकते हैं, या अन्य कुछ कार्य करते हैं, या अपना कार्य करते हैं। लेकिन इसीलिए जो है वो बच्चे को पता है कि टीचर का एटीट्यूड क्या है, उस नीरसपूर्ण वातावरण, यह पढ़ा तो रहे लेकिन कैसे पढ़ा रहे, उनके चेहरे पर भी वो भाव नहीं दिख रहा, प्रेमत्व का भाव नहीं दिख रहा, और बच्चे सोच रहे हैं कि उस नीरस चेहरे को देखने से अच्छा है हम स्कूल जाते नहीं। तो नीरसता का भाव होना, सरसता का भाव जहां होता है, उस बच्चे का जो लगन होती है, इच्छा होती है स्कूल जाने की। लेकिन निरस्ता का भाव होगा तो जाता तो है, लेकिन मजबूरी में जाता है कि वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसे भाव नहीं आना चाहिए, स्कूल का नीरस वातावरण नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? यानी भारत में जो बेरोजगारी है उसका क्या कारण है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी ऑप्शन, यानी उद्देश्यहीन शिक्षा। यानी शिक्षा तो करा रहे भारत में, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं। जब तक लक्ष्य नहीं हो, किसी लक्ष्य के लिए हम शिक्षित उसको तैयार नहीं कर पा रहे, उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो भाव व्यक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो उद्देश्यहीन शिक्षा ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? इंटर पास कर दिया, कुछ लक्ष्य है ही नहीं कि क्या करना आगे, तो ऐसा भाव जागृत हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को पार्जन योग्यता बनाती है सभी। तो राइट आंसर 14 का आ जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। स्वावलंबी से क्या अभिप्राय है? स्वावलंबी किससे अभिप्राय है कि वह अपना अच्छा भला बुरा, अपनी योग्यता, अपना जीवन में क्या करना है, उसके अंदर संस्कार डेवलप होते हैं, या उसके अंदर जो है मैच्योरिटी आती है, या उसके अंदर जो है अपना हित अपना प्राय देखने का उसका भाव व्यक्त होता है, या समाज के प्रति क्या संवेदनशीलता उसकी होनी चाहिए, यह उसका भाव जागृत होता है, देश के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, यह भाव उसके अंदर जागृत होता है, वो मानवता है, जीवों के प्रति उसकी क्या भाव होने चाहिए, ये उसको स्वावलंबी बनाता है। हर क्षेत्र से उसको स्वावलंबी बनाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। भाषा सीखने सिखाने से भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे, यानी आप भाषा सिखा रही हैं तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी आप भाषा सिखाने सीखने सिखाने का अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो क्या है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी किस समाज का बालक आपके पास आ रखा है, उसकी मातृभाषा क्या रही है। आप भाषा तो सिखा रहे हैं, ये नहीं कि आप वो आया कुछ वो क्षेत्रीय भाषा से उठकर आया और आपने सीधे इंग्लिश पढ़ाना उसको शुरू कर दिया, इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर निराशा का भाव आ जाएगा, उसका एटीट्यूड जो है आपके प्रति खराब हो जाएगा। तो पहले क्या है, इसलिए कहते हैं मातृभाषा से उसको शिक्षा ग्रहण कराना, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के अनुसार उसको सीखने सिखाने के लिए बेहद तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? वह हो जाएगा सी ऑप्शन, लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक नहीं, प्रयोगतांत्रिक प्रभुत्ववादी नहीं, लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिससे जो है उत्तम माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा, यानी एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को विद्यालय भेजा, वो ऐसे ही नहीं भेजा, उसने ये नहीं सोचा कि ये तो एक परंपरा है कि बच्चों को विद्यालय भेजना। उसने क्या भेजा, एक आशा के साथ भेजा है, एक किरण जगी है उसके अंदर कि मैं विद्यालय भेजूंगा, ये अच्छा बन पाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी नौकरी अच्छा प्राप्त करेगा, अच्छा इंसान बनेगा, ये आशा उसने दे दी। निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए बी दोनों। राइट आंसर 17 का आ जाएगा डी ऑप्शन, ए बी दोनों। यानी निष्पक्ष व्यवहार, उन्हें पता है कि टीचर इनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करेगा, क्योंकि आजकल का वातावरण जो है, आजकल की बच्चों की मेंटेलिटी जो है वो बहुत भावुक हो चुकी है। अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ कहा दिया जाए तो वो दिमाग पर ले लेते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। इसलिए क्या है, वो आशा करते हैं कि निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और सहानुभूति प्रेम किया जाए, यानी बच्चों को अब प्रेम की आवश्यकता ज्यादा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। छात्र जो लिखते हैं लिखित कार्य करते हैं उसमें शिक्षक को कब जानना चाहिए? यानी लिखित कार्य जब करते हैं तो शिक्षक को कब जानना? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में रविवार, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। राइट आंसर आ जाएगा 18 का डी ऑप्शन। यानी आपने क्या किया, आपने उसको क्लास वर्क कराया, क्लास में कुछ लिखने के लिए दिया, या उसको होमवर्क में कुछ लिखने के लिए दिया। यह नहीं कि आप उसको तीसरे चौथे दिन देख रहे या पाठ के अंत में देख रहे, ये जब आपको खाली समय मिल रहा तब देख रहे। उसको लिखित कार्य पूरा होने के बाद तुरंत उसको देखना कि इसने लिखा क्या है, ये सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसने जवाब सही लिखा कि नहीं लिखा, इसने चैप्टर को अच्छा पढ़ पाया कि नहीं पढ़ा, समझ पाया कि नहीं पढ़ पाया, ये इसको कितना प्रभाषित करता है कि नहीं करता। तो ये उसी समय तुरंत देखना ताकि उसकी गलतियों को सुधारा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? गंभीर विषय बहुत समस्यात्मक हो गया, गंभीर विषय सामाजिक नहीं,
गंभीर विषय बच्चों के बच्चे, क्योंकि हम एटीट्यूड एटीट्यूड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस विषय पर मित्रों को उससे सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, शहर से तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा सी ऑप्शन, शहर से स्वीकार तैयार हो जाएंगे। यानी यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए, क्योंकि आप बच्चों के बीच में, अब आपका एटीट्यूड ही बच्चों को क्या प्रभावित करेगा। अगर माना 26 जनवरी हो रही है या 15 अगस्त पे आपको भाषण देने के लिए आगे बुलाए और आपने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे नहीं आता, मुझे मैं नहीं करता, या टालने पर क्या, तो बच्चे भी सोचेंगे कि जब टीचर ही ऐसा कर रहा है, यानी तो वो क्या होगा, उनके अंदर एटीट्यूड बदल जाएगा। वो सोचेंगे इनको नहीं आता है या उनको कम आता है या ये बोल नहीं पाते हैं, हमें तो बहुत कहते हैं। आज यदि भाव जागृत नहीं, आपको शहर से तैयार हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? यानी विद्यालय में जो खेल कराए जाते हैं वो उसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को किसी कार्य में लगाना, यानी छात्रों को किसी कार्य में लगाना नहीं। शारीरिक शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना नहीं। प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना नहीं। बालक का सर्वांगीण विकास करना, केवल यही नहीं, छात्रों के किसी कार्य में लगाना, ऐसा नहीं कि समय टीचर के पास समय नहीं तो इसको खेल खिलाओ, या उसका पढ़ाने का मन नहीं तो इसको खेल खिलाओ, ऐसा नहीं है। शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना भी नहीं है, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना भी नहीं है। भले ये तीनों चीज हो सकती है, लेकिन इन तीनों चीजों में आगे बालक का सर्वांगीण विकास कराना, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? कौन है वह जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, खेल का मैदान। राइट आंसर 21 का आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी खेल का मैदान। यानी बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को, यानी खेल के मैदान में वह सीखता है। एक तो क्या, वो समायोजित होना सीखता है, टोली बनाना सीखता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, अपने भावों को व्यक्त कर पाता है, तो खेल का मैदान सर्वांगीण होता है, स्थापना करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ का संगठन के बारे में आपकी धारणा, यानी छात्र संघ चुनाव आप कराते हैं तो क्या धारणा है आपकी? इनमें से कोई लाभ नहीं है, विद्यालय की दादागिरी फैलती है, शिक्षकों में अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन होता है, छात्रों में नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है, तो क्या होता है? 22 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, नेतृत्व आपने सकारात्मक लेना है। आप ये नहीं सोच सकते इसमें क्या है, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध जो है लड़ने के लिए संगठन बन जाएगा तो फिर शिक्षकों का जो जीना हराम हो जाएगा, ऐसा नहीं। छात्रों में नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, देश को आगे बढ़ाना है, सर्वांगीण विकास कराना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किसी प्रकार के व्यवहार करेंगे, अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुत गंभीर होकर। यानी आप स्कूल से बाहर अगर बात करते हैं तो गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक प्रशिक्षण, या व्यक्तिगत लक्ष्य को निर्धारण करने में उनकी निपुणता पाने के लिए मदद हो देकर, साफ दिखाई दे पड़ने वाले इनाम देकर, ट्रॉफी देकर, या उनमें चिंता का डर पैदा करके। तो राइट आंसर 24 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करने में उनकी निपुणता पाने की मदद देकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार, यानी कोई छात्र है जो आपकी आलोचना करना चाह रहा है, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ए ऑप्शन, यानी एक मित्र के रूप में। ये नहीं कि बच्चों ने आपकी आलोचना कर दिया, किसी स्टाफ ने आपकी आलोचना कर दिया था, आपका रूप एटीट्यूड बदल गया। आप ना एटीट्यूड नहीं बदलना, आपको सकारात्मक लेना है, तभी आप सकारात्मक बन पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनमें
ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या विद्यालय जाने का बोझ। तो राइट आंसर 26 का सी, गृह कार्य का बोझ ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये दो बार आ गया, सॉरी, उद्देश्यहीन शिक्षा। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो राइट आंसर 28 का हो जाएगा ए ऑप्शन, आत्मसंतोष। यानी वास्तविक शिक्षक वही है जिसको बच्चे के सक्सेस पर जो है उसको बहुत संतोष प्रदान हो रहा, उसका मन प्रसन्न हो रहा। वास्तविक उसे लगता है कि मैंने जो शिक्षा दी है वो सफल हुई है, मेरे अंदर जो एटीट्यूड था वो बच्चे के अंदर आ गया। तो आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए, आपके साथ अच्छी घटनाएं घटित होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए, जिससे प्रोत्साहन, स्मरण करने की में अच्छे बने, या दंडात्मक पॉजिटिव उपायों का प्रयोग करके जिसे वे शिक्षक का सम्मान कर सके, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, या सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। तो राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सीखने के लिए जिससे कि जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करे। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, 30 नंबर क्वेश्चन होगा। सभी बच्चों की एक ही समस्या है, आप उनकी समस्या का समाधान कैसे, यानी एक कक्षा में, जो एक क्लासरूम में जो है 40 बच्चे हैं, सभी की एक ही समस्या, कैसे करेंगे? एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़ों बच्चों का। राइट आंसर आ जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक ढंग से। सामूहिक ढंग से बच्चा अधिक सीखता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ध्यान नहीं देगा, सामूहिक रूप से वो ध्यान अधिक देगा। तो कुल मिलाकर के ये टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, पहला सेशन हमारा था ये शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति। आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा कि एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, एप्टीट्यूड कैसे होना चाहिए, आपका नजरिया कैसे होना चाहिए। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको हमारे हिंदी वाले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, यानी हिंदी व्याकरण इंग्लिश में पढ़ा के आप उससे भी जुड़ सकते हैं, वहां भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर करें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। रोज शाम 7 बजे हमारा सेशन चलेगा, आप उसके लिए जरूर देखें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।